कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन। जोहार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। किसान भाई रोमन का जतरू भाई और हमारे संगे हमारे भौजी रूम की तो लगे भाई हमारे मन कार्यक्रम करो और करे थे, लेकिन सबसे पहले हमारे मन देखा कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सबा गुलरेज। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। चतरा जिले के मछली पालकों के निजी जमीन पर अनुदानित तालाब निर्माण की है योजना। 6 फरवरी को मत्स्य किसान प्रशिक्षण केंद्र शालीमार में होगा जिला स्तरीय गोष्ठी का आयोजन। करेला के बेहतर उत्पादन के लिए लगाएं उन्नत प्रभेद पूसा 2 मौसमी। और अब समाचार विस्तार से। चतरा जिला मत्स्य पदाधिकारी सह मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी कार्यालय द्वारा चतरा जिला के मत्स्य कृषकों को उनके निजी जमीनों पर अनुदान पर तालाब निर्माण की योजना चलाई जा रही है। 1 एकड़ के तालाब निर्माण के लिए मॉडल इकाई लागत 3 लाख रुपए है। इसमें लाभुक को 80% अनुदान की सुविधा मिलेगी। शेष राशि लाभुक को स्वयं वहन करना होगा। आवेदन करने की अंतिम तारीख 7 फरवरी 2015 है। रांची जिला मत्स्य पदाधिकारी सह मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी की ओर से मत्स्य मित्रों, मत्स्य बीज उत्पादकों और मत्स्य जीवी सहयोग समितियों के लिए सूचना जारी की गई है कि मछली पालन से जुड़े कार्यक्रमों का लाभ मत्स्य कृषकों तक पहुंचाने के उद्देश्य को लेकर 6 फरवरी को मत्स्य किसान प्रशिक्षण केंद्र शालीमार धुरवा रांची में दिन के 11 बजे से जिला स्तरीय गोष्ठी का आयोजन किया जाएगा। बिना कारण बताए अनुपस्थित रहने वाले मत्स्य मित्र की पात्रता रद्द कर फिर से अन्य मत्स्य मित्र का चयन किया जाएगा। इस मौसम में साहेब सेम फसल में फफूंदजनक रोग चॉकलेट स्पॉट रोग लगने का खतरा रहता है। किसान भाई इस रोग के रोकथाम के लिए डायथेन M45 नामक दवा से बने घोल का फसल पर छिड़काव करें। साहेब सेम फसल में चॉकलेट स्पॉट रोग लगने से पौधे की पत्तियों पर भूरे रंग के चित्तीदार धब्बे बन जाते हैं। पत्तियों के रोगग्रस्त होने से प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया बाधित होती है। पौधों को सही ढंग से भोजन नहीं मिल पाता है, जिससे पौधे धीरे धीरे मुरझाने लगते हैं। आइए अपने विशेषज्ञ से जानते हैं इस रोग के रोकथाम के उपाय। किसान भाइयों, जो लोग अभी साहेब सेम की खेती किए हैं, जिसका फसल खेत में खड़ी है, उसमें इस समय एक जैसे अभी बारिश भी हुई थी कुछ दिन पहले, तो इस समय नामी भी ज़्यादा है, तो एक जो फफूंद का बीमारी आते हैं पत्ती के ऊपर, उसको बोलते हैं चॉकलेट स्पॉट। तो उसमें पूरा काला हो जाता है, मैंने भूरा रंग का, और पूरा दाग हो जाता है पत्ती के ऊपर, फिर पत्ती गिर जाता है। तो उसके लिए हमारा डायथेन M45 जो दवा है वो 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोलकर हम 7 से 10 दिन के अंतराल पर 2-3 बार हम छिड़काव करके इसका हम नियंत्रण कर सकते हैं। किसान भाई, आप लत्तेदार सब्जी फसलों में करेला की ग्रीष्मकालीन खेती करना चाहते हैं तो फरवरी तक फसल लगा दें। करेला के बेहतर उत्पादन के लिए पूसा 2 मौसमी, कोयम्बटूर लॉन्ग ग्रीन, रांची लोकल या अर्का सूर्यमुखी नामक उन्नत प्रभेद लगाएं। करेला की बुआई के लिए 4 से 6 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से उपयोग करें। खेत में प्रति थाला 3 से 5 पुष्ट बीज सीधे बोएं, जिनके बीच 1.25 से 1.5 मीटर की दूरी जरूर हो। अच्छी उपज के लिए पूसा 2 मौसमी, कोयम्बटूर लॉन्ग ग्रीन, अर्का हरित या झारखंड की स्थानीय अनुशंसित किस्में लगा सकते हैं। इनकी उपज क्षमता 80 से 120 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। पशुचालित ब्लेड हैरो एक ऐसा कृषि उपकरण है जिसकी सहायता से किसान कतार में लगी हुई कपास, मक्का और शलजम जैसी फसलों की निकाई गुड़ाई तथा आलू एवं मूंगफली की कोड़ाई करने का काम कर सकते हैं। इसकी कार्य क्षमता 0.5 से 0.6 हेक्टेयर प्रति घंटा है। आइए आज जानते हैं भिंडी फसल में लगने वाले बंधक कीट और फलछेदक कीट के रोकथाम के उपाय। किसान भाई भिंडी फसल लगाने के 30 से 35 दिन के बाद अंडा परजीवी ट्राइकोडर्मा क्लोनिस 1 से 1.5 लाख प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में डालें। साप्ताहिक अंतराल पर ऐसा 4 से 5 बार करें।
इससे भिंडी फसल में बंधक कीट और फल छेदक कीट का प्रकोप नहीं होगा। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 14 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 15 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 14 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 15 डिग्री सेल्सियस। वहीं धनबाद का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 15 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति पंडा रांची में विभिन्न खदानों के थोक भाव कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। चावल मोटा 2000 रुपये से 2300 रुपये, चावल मध्यम 2400 रुपये से 2700 रुपये, चावल उत्तम 3600 रुपये से 4700 रुपये, गेहूँ 1650 रुपये से 1850 रुपये, चना 3150 रुपये से 3450 रुपये, दाल अरहर 7400 रुपये से 7600 रुपये, दाल मसूर 6900 रुपये से 7150 रुपये, दाल चना 4000 रुपये से 4400 रुपये, सरसों तेल 8600 रुपये से 9800 रुपये, चीनी 3100 रुपये से 3300 रुपये, आलू 600 रुपये से 1000 रुपये और प्याज 1550 रुपये से 1850 रुपये प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। अभी आपने देखा कृषि समाचार, जिसके तहत हमने आपको दिलाई ढेर सारी जानकारी, और वो जानकारी थी मंडी का भाव और मौसम का मिजाज। सही कहली भौजी। और देखो हमरे मन कार्यक्रम कर और तो हमरे मन कर चुकी और संगे संगे जानकारी कर भी दौर है। जानकारी हमरे मन जरूर मन की दीवार, लेकिन छोटा सा विराम करवा दे। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। क्या करूं? हाँ, मैं ऐसे ही करूंगा। हाँ, अच्छा, मैं जा रहा हूँ। अच्छा, जी जी जी। हाँ, जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस कर? किसान कॉल सेंटर, विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी, रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? हाँ भाई, साल के 365 दिन खुलता है। और इतना फोन का बिल कौन भरेगा? अरे, किसान कॉल सेंटर की सेवा मुफ्त है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। किसान भाई, कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-1801-551 पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। विराम के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो भौजी, अब हमारे मन किसान भाई की बढ़िया बढ़िया जानकारी देवा थी। बिल्कुल। तो आज किस विषय पे हम जानकारी लेकर आए हैं? देखो, हमारे मन खेती बाड़ी का काम करेला, खेती बाड़ी का काम कर संगे संगे पशुपालन कर भी काम हमारे मन करेला किसान भाई। तो हमारे मन इकरे से जुड़ल एक ठो बहुत बढ़िया एक ठो संदेश, हमारे मन संदेश और कार्यक्रम से जुड़ल बहुत बढ़िया जानकारी हमारे मन लेते हैं ये जानकारी। और ये जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर लाल बाबू सिंह। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज के अंक में हम एक नई जानकारी के साथ हैं, बकरी पालन से संबंधित।
और इस बकरी पालन के लिए एक परियोजना चलती है जिसका नाम है अखिल भारतीय समन्वित बकरी उन्नयन परियोजना। और इस परियोजना के बारे में बताने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर LB सिंह साहब। डॉक्टर साहब, एक परियोजना चलती है अखिल भारतीय समन्वित बकरी उन्नयन परियोजना, ये परियोजना है क्या, ये हमारे दर्शकों को बताएं। यह परियोजना जो हमारा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है और ये ICAR द्वारा कृषि अनुसंधान परिषद के तत्वाधान में बिरसा कृषि विद्यालय में ये चल रहा है। और इसमें हम लोगों का जो काम है वो किसान के यहाँ करना है। और मूलतः जो हमारा उद्देश्य है वो है किसानों के यहाँ उनके बकरी पालन से संबंधित पूरी जानकारी दी जाए और उनको हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं धन के परिप्रेक्ष्य में और एजुकेशन के परिप्रेक्ष्य में। इसी के लिए ये परियोजना चलाई जा रही है। और इस परियोजना में हम लोग आज चामगुरु में जो काके प्रखंड में है इसमें हम लोग काम कर रहे हैं। इसका मुख्य उद्देश्य है जो बकरी है हमारी उसका शारीरिक बलगबंगा जो बकरी है उसका शारीरिक वृद्धि करना और एक बार में ज़्यादा बच्चा पैदा करना, ये इसका उद्देश्य है। और इसी के बेसिस पर हम लोग यहाँ पर काम शुरू कर रहे हैं। इसके लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ के पूरे निवासी का सब लोगों का सर्वे किए। सर्वे में हम लोग अनुमान लगाए कि किसके पास कितनी बकरियाँ हैं। जिसके पास 5 और अधिक बकरियां थी उन लोगों को हम लोगों ने इसमें सिलेक्शन किया। इस तरह 75 किसान हमारे यहाँ इसमें रजिस्टर्ड हैं, पंजीकृत हैं और उनको हम सुविधा उपलब्ध कराते हैं। इसके बाद फिर हमारा इन लोगों के ट्रेनिंग के लिए भी हम अपने यहाँ प्रबंध व्यवस्था किए हैं। उस व्यवस्था के अंतर्गत यहाँ के किसानों को ले जाकर 3 दिन का प्रशिक्षण हम अपने फार्म में बकरी शोध परिप्रेक्ष्य जो है हमारे रांची वेटनरी कॉलेज में उसमें हम लोग इस पर किए, इनको प्रशिक्षण दिया। उसके बाद यहाँ पर हम लोग काम शुरू किए। इसमें एक चीज़ ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि यहाँ पे जो पहले से बकरी पालन कर रहे हैं उनको कई तरह की समस्याएँ भी होती होंगी, तो उसके निदान के लिए क्या व्यवस्था की जाती है गाँव के लेवल पर? मूलतः इन लोगों के पास जो बकरियां थी उसमें बीमारी की सबसे बड़ी जो थी वो बीमारी थी यहाँ की, जिसके चलते इनका मृत्यु दर मरने की संख्या बहुत ज़्यादा थी। साल में जिसके पास 5-10 बकरी थी वो हर एक साल के अंत में वो 3-4 ही बचती थी। नतीजा हुआ कि इन लोगों का उससे रुझान हटने लगा। तो हम लोग जब इसमें आए तो इन लोगों को रुझान को हम लोग आगे बढ़ाने की कोशिश किए। उसी का नतीजा हुआ कि आज हम लोग इनको आगे बढ़ा सके। इनको हम लोग ये बताएं कि बीमारी की जो समस्या है वो कोई समस्या नहीं है, वो हम और आप मिलकर इस समस्या को दूर कर सकते हैं। इसके लिए हम लोग इनका सर्वे किए। सर्वे में जो बीमारी हमारे पास आई लिस्ट किए कि ये बीमारी हम लोगों के पास इनके यहाँ है। उस बीमारी के निदान के लिए हम लोग कार्य शुरू कर दिए और उसके तहत हम लोग पहला काम जो किए वो किए कि यहाँ पर एक बीमारी थी जिसको हम लोग PPR कहते हैं। उस PPR के बीमारी को हटाने के लिए हम लोग पूरे गांव को वैक्सीनेशन कर दिए। PPR के विरुद्ध में पूरी बकरियों को कर दिए जिसका उम्र 3 माह से ज़्यादा था। फिर उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी भी जो बकरी बच्चा देती है तो 3 माह के बाद उसको फिर हम लोग वैक्सीनेट कर देते हैं सुई के द्वारा PPR के अगेंस्ट में। तो वो क्या हो रहा है कि उससे अब इनको बीमारी नहीं हो रही है और वो जो मृत्यु दर जो करीब 40% था वो घट के 10 से नीचे आ गया है। और इससे फ़ायदा जो किसान को हुआ वो ये हुआ कि हमारे किसान भाई जो हैं उनका आमदनी बढ़ने लगा और उनकी बकरी की संख्या बढ़ने लगी। और आज हमारे किसान के पास जो हमारे रजिस्टर्ड हैं उनके पास 10 से 15 बकरी तो मिनिमम है। औसत हमारे पास 10 से 15 है और बहुतों के पास तो 30, 35, 40 तक बकरियां इन लोगों के पास उपलब्ध है। उसके बाद जो हम लोग ये शुरू में देखे थे कि इनका जो ग्रोथ है बकरी का वजन वो काफ़ी कम था। वो वजन करीब 8 से 10, 11 किलो तक ही था। तो हम लोग देख रहे थे कि 1 साल का हो गया 11 किलो यदि वजन आता है तो वो तो किसान के लिए कोई फ़ायदेमंद नहीं है। तो हम लोग उस दिशा में भी कार्य किए और इन लोगों को बताया कि आप जो अपना बकरा है उसको आप हटा दीजिए। ये हमारी बात से सहमत हो गए और सभी बकरे को हटा दिए। इसके बाद हम खुद अपना बकरा जो
हम सिलेक्शन किए थे उसको लाकर हम इनको दिए। और आज 3 साल के बाद 4 साल के बाद आज जो हमारी स्थिति है कि इनके बकरी का जो वज़न है वो बच्चे का वज़न करीब 15-16 किलो 1 साल के में आ रहा है। हम लोग देखे हैं कि 1.5 साल में 25 किलो तक भी वज़न जा रहा है। पशुपालन कर रहे हैं बकरियों को लेके, तो सबसे मुख्य समस्या उनमें ये थी कि मेमनों की मृत्यु दर अधिक थी और उनका वजन कम था। इन दोनों को बराबर किया गया है। लेकिन जो किसान जिनके पास अभी बकरियां नहीं है वो भी अगर इस परियोजना से जुड़ना चाहें तो उनके लिए किस तरह की व्यवस्था होती है, वो क्या करें? यदि वो बकरी खरीद लें अपने पैसे से, क्योंकि हम लोग बकरी नहीं देते हैं, हम लोग का है कि जो बकरी जिसके पास है उसी को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। तो यदि बकरी खरीद लेते हैं, 2-3 भी बकरी खरीद लेते हैं, हम बकरा उनको मुहैया करा देंगे। और बाकी जो फैसिलिटीज़ है जो हम लोग उपादान उनको दे रहे हैं, किसी तरह का उपादान दे रहे हैं, वो या तो इलाज का हो या और उपादान है जैसे बर्तन है, दाना है, जो भी है हम लोग उनको देंगे और उसमें हम लोग उनका भी सहयोग करेंगे। और इस तरह भी हम लोग जो हमारे पास जो रजिस्टर्ड नहीं है उनकी भी सेवा हम लोग करते हैं। यदि उनके पास कोई बकरी है इस तरह की है तो उनको हम लोग सेवा करते हैं। जी डॉक्टर साहब, अभी आपने एक बात करी दाना के बारे में, चूँकि ग्रामीण हैं यहाँ के तो वो आसपास जो उपलब्ध आहार है उसी पे बकरियों का पालन करते हैं। तो आपने दाना की बात करी तो उसके बारे में बताएं कि वो किस तरह से आप उनको उपलब्ध कराते हैं और क्या उपलब्ध कराते हैं? हम लोग दाना में एक मिक्सचर बनाते हैं जो मिश्रण दाना मिश्रण कहते हैं, जिससे उस मिश्रण को हम लोग चोकर, मकई, खल्ली, मिनरल मिक्सचर और नमक डालकर बनाते हैं। उनको एक सप्लीमेंट्री फीडिंग पूरक आहार के तौर पर उनको हम लोग देते हैं, जिससे कि उनके बच्चे का जो मेमना होता है उसका वज़न बढ़ता है। चूँकि ये प्राइस जो मिलता है, कीमत जो बकरी मिलता है बकरी का, वो वज़न से मिलता है, इसलिए वज़न के हिसाब से हम लोग दाना देते हैं। और जब दाना देते हैं तो वज़न बढ़ता है तो उनको अच्छा रिटर्न मिलता है। इसलिए हम लोग दाना को, और यदि नहीं दाना के अलावा भी यदि इनके पास अपने घर का जूठन है वो भी दें तो उससे भी वो वज़न आ जाता है। इसलिए दाना देना कोई ज़रूरी नहीं है, एक चराना और दूसरा है कि अपने घर का जो भी बचा खुचा चीज़ है वो दे दें तो उनका शारीरिक विकास अच्छी तरह होगा। तो दर्शकों, आपने देखा कि किस तरह से डॉक्टर सिंह साहब ने बताया कि इस परियोजना के अंतर्गत बकरी पालकों को क्या क्या सुविधाएं मुहैया कराई जाती हैं और इसके अंतर्गत कौन कौन आ सकते हैं। आप भी अगर इस परियोजना से जुड़ना चाहते हैं तो आप भी बकरियां ले आएँ। उसके बाद के सारे सुविधाएं जो हैं वो विभाग की तरफ से आपको मिल जाएंगी। डॉक्टर साहब, इस महत्वपूर्ण विषय पे इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत नगद जानकारी। देखो भाई, हमरे मन पशुधन कर रक्षा करेला, ओकर पालन पोषण करेला, तो एकर जानकारी हमरे मन के होना बहुत जरूरी है। संगे संगे और बारे में भी हमरे मन के जानकारी लेना है, लेकिन छोटा सा नहीं संदेश करवा दे। ये टपक टप टप क्या है? ये है किसानों के जीवन में समृद्धि और खुशहाली लाने का आसान उपाय। कैसे? पानी की एक एक बूंद बचाइए, फसलों की सिंचाई के लिए टपकन विधि और स्प्रिंकलर सिस्टम अपनाइए, यानी कि टपक टप टप से खेतों में हरियाली लाइए और जीवन में खुशहाली। टपक टप टप? हाँ भाई हाँ, ये है सूक्ष्म सिंचाई पद्धति। इसमें 50% तक पानी के साथ साथ उर्वरकों की बचत होती है। वाह भाई, ये तो कमाल हो गया। एक कमाल और, वो क्या? इसके लिए सरकार द्वारा अनुदान भी मुहैया कराया जा रहा है, साथ में ऋण की सुविधा भी उपलब्ध है। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अब क्या करे है जानकारी देने की बारी है। हाँ। अच्छा, एकदम सही बात कहली किसान भाई। अब हमरे मन के जानकारी दोसर किस्म कर लेवे है, लेकिन जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है। जी हाँ, आज बताने वाले हैं कि सब्जी फसल अगर आप लगाते हैं तो उसमें ड्रिप और साथ ही साथ जो प्लास्टिक मल्चिंग है हाँ। वो विधि कैसे आप अपनाएं और आसानी से आप कैसे लाभ कमा सकते हैं। एकदम सही कहती भौजी। लेकिन देखो, खाली हमरे मन अगर सब्जी फसल कर उत्पादन तो नहीं करेला, बहुत किस्म कर उत्पादन हमरे मन करेला। तो ड्रिप इरिगेशन एक ऐसा विधि है, सिंचाई कर बूंद बूंद विधि से हमरे मन कर सिंचाई करेला, ऊपर से पानी कर बचत होएला, बहुत सारा साधन हमरे मन कर बचत हो जाएगा। तो भाई बहुत पूर्ण जानकारी, बहुत बढ़िया जानकारी हमरे मन के कर लेवे चाहिए। आओ हमरे मन एकरे बारे में जानकारी लेवो। आज हम पलांडू के ICR रीजन में हैं और हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर संतोष माले। डॉक्टर साहब, आज हम बात करने वाले हैं आपसे ऊपर सतह की ड्रिप सिंचाई के लिए। ये क्या होता है और इससे हमारे किसान भाइयों को क्या क्या फ़ायदा हो सकता है? कि ये उप सतह जो ड्रिप प्रणाली है, जिसको सतह से निचले वाली टपकन सिंचाई भी बोलते हैं,
इसमें क्या होता है, जो हमारा ड्रिप का लेटरल होता है, जो काली पाइप जो हर पौधे के पास से जाती है, उसको हम ज़मीन के नीचे रखते हैं। उससे क्या होता है, ज़मीन के नीचे रखने से जो हम पानी की जो भाप बन के उड़ जाती है वो नहीं होती है। हम इसमें क्या होता है कि पौधा बिल्कुल अपने जड़ में ही पानी जाने से, सतह के नीचे ही लेटरल रहने से जड़ के पास ही पानी गिरता रहता है। तो भाप बन के जो पानी उड़ता है उसका लॉस तो कम हो ही गया, प्लस पानी क्या होता है पौधे के एकदम जड़ के पास मिलने से पौधे की हेल्थ भी बहुत अच्छी रहती है। इसका जो किसान भाई इसका उपयोग करेंगे उनको क्या क्या लाभ हो सकते हैं इनसे? देखिए, सबसे पहली बात तो पानी की बचत है, क्योंकि जब हम सरफेस पे लेटरल रखते हैं या क्यारी बना के पानी देते हैं, उसमें पानी का जो नुकसान होता है वो इस केस में बिल्कुल नहीं होता है। मतलब पानी की बचत ये सबसे बड़ा फ़ायदा सब सरफेस ड्रिप का है। उसके बाद क्योंकि हम जो न्यूट्रिशन है, मतलब फर्टिलाइज़र है, खाद जो है, हम सीधा जड़ में दे रहे हैं पौधे के, तो पौधे की हेल्थ बहुत अच्छी होती है, उपज में भी हमें अच्छी खासी बढ़ोतरी मिलती है। मैं आपके पास जैसे हम देख रहे हैं तो आप दिखा सकते हैं हमारे किसान भाइयों को, और कितने तरह के ये हम आपके पास लेटरल आते हैं? जो लेटरल होता है काला पाइप हम जिसको बता रहे थे, तो यही वाला है, जिसमें देखेंगे आप यहाँ छेद बना हुआ है। तो ये छेद नहीं है, इसके अंदर एक छोटा सा ड्रिपर लगा हुआ है, जिस ड्रिपर को हम ज़मीन के नीचे रखते हैं। इसको लगभग 10 सेंटीमीटर तक हम ज़मीन के नीचे रख सकते हैं। तो क्या होता है, जहाँ भी हमारे पौधे का जड़ है उसकी जड़ इसके आजू बाजू में फैल जाएंगी और उसको खाद और पानी सीधा जड़ के, मतलब मिट्टी में ही उसको मिलता रहेगा। उससे क्या होता है कि पौधे की हेल्थ भी अच्छी हो जाती है। तो पानी जड़ में रहने से पौधे की हेल्थ भी बहुत अच्छी हो जाती है। डॉक्टर साहब, इसका रख रखाव हम कैसे करेंगे? हाँ, क्योंकि जैसे हमने बताया, इस लेटरल को हम ज़मीन में 10 से 15 सेंटीमीटर के बीच में ज़मीन में गाड़ दिया जाता है हर एक कतार में। तो इसके रख रखाव में मेन समस्या आती है कि जो ये छेद है उसके अंदर पौधे का जो जड़ है वो घुस सकता है। तो उसके लिए क्लोरीन एक दवा आती है जो हमें ड्रिप, मतलब हम सीधा उसको कुएं में भी डाल सकते हैं या फिर फिल्टर के पास एक वेंचुरी सिस्टम होता है उसमें भी डाल सकते हैं, जिससे कि वो दवा जड़ में जाने से जड़ इसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होगी और इसमें जड़ जाने के लिए इसको क्लॉग करने वाली जो समस्या है वो नहीं होगी। दूसरी समस्या आती है, इसमें मिट्टी जाके क्लॉग हो सकता है। तो इसीलिए हमें अच्छा फिल्टर लगाना चाहिए जिससे कि इसमें मिट्टी अंदर जाए ही नहीं, और हमेशा फ्लशिंग पे ध्यान देना चाहिए। लेटरल का जो दूसरा छोर होता है उससे हमें हमेशा फ्लशिंग करनी चाहिए, ताकि जो मिट्टी अंदर जमा होती है या नमकीन पदार्थ जो जमा होते हैं वो फ्लश करने से वहाँ से निकल जाएंगे। आप ये बता सकते हैं हमें कि किसान भाई जो अब इसका उपयोग करेंगे, ये पाइप ये कहाँ से उनको उपलब्ध हो सकता है? कि इसमें कोई स्पेशल पाइप नहीं है। जो हमारी नॉर्मल जो इनलाइन लेटरल जिसको बोलते हैं, जिसमें ड्रिपर ऊपर दिखता नहीं है, अंदर ही अंदर होता है, उस टाइप का लेटरल आजकल आता है मार्केट में। बहुत सारी कंपनियां हैं जो इस टाइप की लेटरल को बनाती हैं और हम उससे लेके हम अपने खेत में लगा सकते हैं। तो उसमें कोई अलग से ऐसे कोई ये नहीं है। उसमें अलग से मतलब जो चूहा ना काटे उस टाइप का भी लेटरल आता है, जिसके चूहे को वो अच्छा नहीं लगता तो वो काटना तुरंत छोड़ देता है। दूसरा आता है जो रूट इसके अंदर ना जाए, नॉन क्लॉग टाइप का जिसको बोलते हैं, वो भी ड्रिपर लेटरल आती है। तो वो भी हम ज़मीन के नीचे रख के हम अपने पौधों को पानी सिंचाई कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, ये जो आप ड्रिप सिंचाई बोल रहे हैं, ये किसानों के लिए कितना लाभदायक रहेगा अगर ये इसका उपयोग करते हैं? देखिए, जो हम सरफेस ड्रिप लगाते हैं, मतलब जिसमें लेटरल ज़मीन के ऊपर ही रहता है, हर एक पौधे के पास से गुजरता है और ये सतह के नीचे रखते हैं, तो इसमें लागत में जो बढ़ोतरी है लगभग 10 से 12% तक लागत में बढ़ोतरी आती है, क्योंकि इसमें लेबर लगता है लेटरल को ज़मीन के नीचे रखने में। और लगभग इसीलिए जो 1 लाख खर्च जो ड्रिप सिस्टम में आता है 1 एकड़ के लिए, तो इसमें भी घबराने की बात नहीं है। इसमें 90% तक झारखंड गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट मिल के सब्सिडी हमें देते हैं। तो इससे किसान को सिर्फ 10,000 रुपया पर एकड़ ही लगाना है, बाकी सारा सब्सिडी के थ्रू मिलता है। तो इसीलिए इसमें लागत भी कम होती है, उपज भी ज़्यादा आती है और इसमें बचत ही बचत है। किसान भाइयों, आपने जैसे देखा हमारे डॉक्टर साहब ने आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए हमारे धन्यवाद करेंगे। जी धन्यवाद किसान। अभी हमारे साथ थे डॉक्टर संतोष माली जी, जो हमें बता रहे थे कि किस तरह से जो बूंद बूंद है वो बचाना चाहिए, यानी और उसे हम कैसे उपयोग कर सकते हैं अपने सब्जियों में, अपने खेतों में। तो भाई हमारे मन देख ली कि सब्जी का उत्पादन हमारे मन करे थे, तो प्लास्टिक से का तरी हमारे मन मोड़ के प्लास्टिक मल्चिंग विधि जेके कहे ना, सिकर से हमारे मन सब्जी का उत्पादन कैसे करब। तो भाई अब तमाम तरह का जानकारी हो गया हमरे का। बिल्कुल, बहुत सारी जानकारी हमने आपको दिलाई, और भी जानकारी हम लेकर आते रहते हैं और
और एकदम। आएंगे भी, लेकिन उससे पहले क्या करना होगा? भाई हमारे मन के पता लिखाए देवे है, कारण है कि किसान मन एकदम तैयार हैं कॉपी और कलम लेके एकदम, है ना? चलिए लिख लीजिए हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रांची रोड, रांची। इन संख्या 834-001। तो आशा करेला किसान भाई रोरमन के जे तमाम तरह का हमरे मन जानकारी देली, रोरमन खातिर बहुत कारगर हुई, रोरमन का से फायदा जरूर से जरूर उठाब। अब हमरे मन के जायक चाहिए। बिल्कुल, तो आज के लिए इतना ही, हम दोनों को दीजिए इजाजत। जोहार। जोहार।